नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन दिनों मॉडर्न रोबोटिक्स में डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक गजब का उत्साह या कह लीजिए एक बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है ना? ऐसा लगता है मानो बस कल ही मशीनें बिल्कुल इंसानों जैसी समझ और फुर्ती हासिल कर लेंगी। इस धारणा ने रिसर्च, फंडिंग और हमारी उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन क्या असलियत में सचमुच ऐसा हो रहा है? चलिए गहराई से समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। इतने विशाल न्यूरल नेटवर्क्स और असीमित डेटा होने के बावजूद ये रोबोट्स असल दुनिया में इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हम अक्सर मान लेते हैं कि बस थोड़े और पैरामीटर्स बढ़ा दो या रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल्स को थोड़ा और बेहतर कर दो तो सब कुछ जादुई रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी रोबोट की कामयाबी सिर्फ उसके दिमाग यानी एआई पर निर्भर नहीं करती। देखिए, एक रिसर्च लैब और एक असली प्रोडक्शन फ्लोर के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। लैब के कंट्रोल किए गए सुरक्षित माहौल में सारा फोकस एआई के दिमाग, उसकी परसेप्शन और प्लानिंग को परफेक्ट बनाने पर होता है। वहां सब कुछ एकदम मक्खन की तरह काम करता है। लेकिन जब बात Amazon रोबोटिक्स जैसे भारी भरकम दिन रात चलने वाले काम की आती है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वहां रोबोट्स किसी एल्गोरिदम के फेल होने से नहीं रुकते, बल्कि मशीनी दिक्कतों, कलपुर्जों के घिसने और फिजिकल थकान की वजह से हार मान लेते हैं। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, द रोबोटिक्स रिलायबिलिटी गैप। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि फैक्ट्रियों में अचानक रोबोट्स के रुकने की मुख्य वजहें आखिर होती क्या हैं। मशीनों में टूट-फूट, कंप्लायंस की दिक्कतें, टेम्परेचर बदलने से होने वाला थर्मल ड्रिफ्ट, मिसअलाइनमेंट या फिर मैकेनिकल थकान। ध्यान दीजिए, ये कोई एआई या कोडिंग की विफलताएं नहीं हैं। आप किसी न्यूरल नेटवर्क को कितना भी ट्यून कर लीजिए, अगर कोई पुर्जा भारी वजन से झुक गया है तो कोड उसे सीधा नहीं कर सकता। असल दुनिया की इन भौतिक चुनौतियों को सिर्फ सॉफ्टवेयर के दम पर कभी नहीं सुलझाया जा सकता। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, सॉफ्टवेयर की सीमाएं। किसी भी रोबोटिक काइनेमैटिक चेन को सफल होने के लिए अपनी पोजीशन को लेकर एकदम सटीक होना ही पड़ता है। जरा सोचिए, अगर कोई गियर अपनी ग्रिप खो दे या चेन में कोई अप्रत्याशित अड़चन आ जाए तो एआई का परसेप्शन कितना भी सटीक क्यों ना हो, वो इस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पाएगा। यहां तक कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और एडवांस एआई मॉडल भी तब धरा का धरा रह जाएगा जब रोबोट का एंड इफेक्टर किसी चीज को पकड़ने के लिए सही फोर्स ही ना लगा पाए। इस बात को हमारे सोर्स के एक बहुत ही शानदार कोट से समझते हैं। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर का कोई अचानक उत्पन्न होने वाला गुण नहीं है। इसे तो शुरुआत से ही फिजिकल सिस्टम के अंदर इंजीनियर किया जाता है। क्या बात है ना? ये साफ तौर पर बताता है कि आप खराब मैकेनिकल डिजाइन को सिर्फ अच्छी कोडिंग से नहीं छुपा सकते। अगर आप इतिहास के सबसे सफल रोबोटिक सिस्टम्स को देखें तो वो इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि उनके पास सबसे एडवांस्ड एल्गोरिथम था, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उनका मैकेनिकल बर्ताव एकदम सटीक और भरोसेमंद था। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, द वॉयज ऑफ फिलॉसफी। यहां एक भारी भरकम शब्द आता है, डिटरमिनिस्टिक मैकेट्रॉनिक्स। आसान भाषा में इसका मतलब है रोबोटिक सिस्टम्स को इस तरह इंजीनियर करना कि वो खुद ब खुद स्थिर रहें, उनका बर्ताव पहले से तय हो और अगर वो फेल भी हो तो बहुत सुरक्षित तरीके से हो। इसे समझने के लिए वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट के बारे में सोचिए। ये लगभग 50 साल पहले अंतरिक्ष में गया था और आज भी काम कर रहा है। ये चमत्कार सिर्फ सॉफ्टवेयर या सिर्फ हार्डवेयर का नहीं है, बल्कि एक बेहद मजबूत फिजिकल डिजाइन और समझदार कंट्रोल सिस्टम के शानदार तालमेल का नतीजा है। रोबोटिक्स इंडस्ट्री को भी इसी माइंडसेट की सख्त जरूरत है। चलिए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। अपैरल चैलेंज यानी कपड़ों को संभालना। मुड़े हुए कपड़ों और मुलायम चीजों को उठाना हमेशा से एक बड़ी एआई चुनौती मानी जाती रही है। लोग अक्सर सोचते हैं कपड़ों के सिलवटों को समझने के लिए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एआई पोज एस्टिमेशन और महंगे विजन मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असली समाधान मुख्य रूप से मैकेनिकल है। अगर हम एक ऐसा ग्रिपर डिजाइन करें जो कपड़े के हिसाब से खुद को ढाल ले और मशीन को इस तरह बनाएं कि वो फालतू के शेयर फोर्सेस को कम कर दे, तो मशीन को बहुत फायदा होता है। मूल रूप से मशीन भारी काम खुद कर लेती है और फिजिक्स का फायदा उठाती है ताकि सॉफ्टवेयर का काम आसान बना रहे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का यही वो बैलेंस है जो असली गेम चेंजर साबित होता है। अब बात करते हैं चौथे खंड की, द सिम टू रियल गैप। सिमुलेशन और असली दुनिया के बीच एक बहुत बड़ा स्पष्ट अंतर है। एक तरफ आपका सिमुलेटेड वातावरण है, एकदम सेफ, जहां आप किसी भी मशीन को तोड़े बिना अनंत डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है असली दुनिया में एक रोबोटिक आर्म को उतारना जो बेहद जटिल,
गंदी और पूरी तरह से अप्रत्याशित होती है। कंप्यूटर पर सीखी गई कोई भी चीज़ जब असल दुनिया में लागू की जाती है तो नतीजे अक्सर वो नहीं होते जो हमने सोचे थे। इस खाई को पाटने के लिए रिसर्चर्स एक खास प्रोसेस अपनाते हैं। ये डायनेमिक मॉडलिंग, सिमुलेशन ट्रेनिंग और फिर उसे असली दुनिया में ट्रांसफर करने का एक लगातार चलने वाला चक्र है। लेकिन एक पेच है, सिमुलेशन और असल दुनिया के बीच सेंसर्स और मूवमेंट्स को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ मिसमैच रहता ही है। आखिर कोई भी सिमुलेटर असली दुनिया की 100% परफेक्ट कॉपी तो नहीं हो सकता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 5 पर, ज्ञान का वास्तविकता में स्थानांतरण। इस मुश्किल को आसान करने के लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक काम आती है जिसे डोमेन रैंडमाइजेशन कहते हैं। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें करते क्या है कि सिम्युलेटर के अलग अलग पैरामीटर्स जैसे कि रंग, टेक्सचर, लाइटिंग और फिजिक्स को जानबूझकर रैंडम तरीके से बदला जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा एआई मॉडल किसी एक परफेक्ट सिमुलेशन का आदी ना हो जाए। ये पहले से ही एआई को असल दुनिया के झटकों और सरप्राइजेस के लिए मजबूती से तैयार कर देता है। लेकिन बात सिर्फ एक तकनीक पर खत्म नहीं होती। सिमुलेशन से असली दुनिया तक पहुंचने के लिए कोई एक जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि कई रणनीतियों को एक साथ मिलाना पड़ता है। हमारे इंजीनियर इस डिजिटल और फिजिकल दुनिया की दूरी को मिटाने के लिए इन सभी आपस में जुड़ी हुई विधियों के जाल पर निर्भर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कई जटिल तरीके एक साथ काम करते हैं, जैसे सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, जिसमें फिजिकल सिस्टम का एकदम सटीक गणितीय मॉडल बनाया जाता है। फिर है डोमेन अडेप्टेशन, जो सिमुलेशन में सीखी गई बातों को असली दुनिया में ट्रांसफर करता है। इसके अलावा इमिटेशन लर्निंग है, जहां रोबोट को इंसानों की तरह काम करना सिखाया जाता है। और अंत में मेटा लर्निंग, जो एआई को बिल्कुल नए और अनजान कामों को तेजी से सीखने में मदद करता है। ये सब मिलकर रोबोट के दिमाग को वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा ही दिलचस्प तरीका है पॉलिसी डिस्टिलेशन। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़े और समझदार टीचर न्यूरल नेटवर्क से उसका सारा ज्ञान निचोड़कर एक छोटे और तेज स्टूडेंट नेटवर्क में डाल दिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये भारी भरकम एआई ज्ञान इतना हल्का और कुशल हो जाए कि वो किसी चलते फिरते रोबोट के छोटे से हार्डवेयर पर भी बिना अटके बिल्कुल स्मूथ चल सके। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, खंड 6 पर, ब्रिजिंग ब्रेन एंड बॉडी। इन सब बातों का निचोड़ ये है कि रोबोटिक्स के भविष्य के लिए हमें सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदलना होगा। हमें एक ऐसे नए डिज़ाइन की ज़रूरत है जहां मैकेनिक्स और एआई दोनों के विकास पर बराबर पैसा और समय लगाया जाए। हमें ऐसे रोबोट बनाने होंगे जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर पहली ही नज़र में पूरी तरह भरोसेमंद हो। साथ ही हमें ऐसे नए इंजीनियर्स तैयार करने होंगे जिन्हें कोडिंग के साथ साथ मशीनरी और काइनेमैटिक्स की भी गहरी समझ हो। और सबसे बड़ी बात, हमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जल्दी खराब होने वाली सोच से बाहर निकलकर एरोस्पेस इंडस्ट्री जैसी सालों साल चलने वाली मजबूती लानी होगी। रोबोट का दिमाग और उसका शरीर दोनों एक साथ इवॉल्व होने चाहिए। तो आखिर में एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या अब यह इंडस्ट्री इंटरनेट पर वायरल होने वाले उन फैंसी एआई वीडियोस के पीछे भागना बंद करने और लाखों बार बिना रुके चलने वाली असली मजबूत मशीनें बनाने के लिए तैयार है? क्योंकि दोस्तों, असली कामयाबी किसी वायरल डेमो में नहीं है, बल्कि उस रोबोट में है जो बिना थके असली दुनिया में अपना काम कर दिखाए। आज की इस शानदार चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।